नमस्कार, मैं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला अस्पताल प्रशासन जुटा बंदोबस्त करने। 36 बेड का कोरोना वार्ड शुरू, 20 बेड का नया आईसीयू भी जल्द होगा शुरू। शहरी क्षेत्र में स्कूल बंद के आदेशों पर उठाए सवाल। निजी शिक्षण संस्था संचालक बोले समान्य की होगा हो। रंजिश में झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का आरोप। प्रधानाचार्य व शारीरिक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। अधेड़ उम्र के शख्स से 10 ग्राम हेरोइन बरामद, 10 मोबाइल फोन भी किए जब्त। गांव ढालिया के पास की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। गांव जोरावरपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक की ओर से छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आने के बाद प्रधानाचार्य की ओर से करीब 1 दर्जन ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज करवाए गए स्कूल में घुसकर धक्का मुक्की करने व राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप के मामले को ग्रामीणों ने झूठा बताया है। ग्रामीणों के अनुसार यह मुकदमा रंजिश निकालने के लिए दर्ज करवाया गया है। ग्रामीणों ने इस मुकदमे में एफआईआर लगाने व विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा शारीरिक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जोरावरपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 तारीख को ग्रामीणों ने विरोध किया था। जो गांव की बच्चियों के साथ वहां के जो अध्यापकगण हैं उन्होंने बदतमीजी की थी, गलत हरकत की थी और उसमें से एक के खिलाफ शिक्षा विभाग ने उनको एपीओ भी कर दिया है। लेकिन जो और हैं जिन्होंने रंजिश बस झूठे मुकदमे कराए हैं प्राचार्य ने और उन्होंने, उनके खिलाफ हमने ये ज्ञापन दिया है जिसमें कलेक्टर साहब को हमने अवगत कराया है कि जो आवाज उठाने वाले हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए झूठे मुकदमे किए गए हैं। तो इस संबंध में आप पुलिस से भी और प्रशासन अपना काम करे, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। और जिला कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन किया है कि हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। मुकदमा तो वो झूठा है, मुकदमा तो था ही नहीं। वो तो अपनी जो है खाल बचाने के लिए, अपनी सही साबित होने के लिए झूठा मुकदमा किया है। उसका हमने विरोध किया सब लोगों ने। आंदोलन करेंगे साहब। इस तरह बच्चियों के साथ खिलवाड़ कर ले और झूठा मुकदमा करके बच जाए, ये तो नहीं होने देंगे। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर सहायक निदेशक कृषि कार्यालय सृजित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान राज्य कृषि अधिकारी संघ ने मंगलवार को कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के नाम कलेक्टर नटमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप वर्ष 2022-23 में अलग से कृषि बजट पारित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित कृषि बजट 2022 में कृषि विभाग को समेकित मांग पत्र सम्मिलित किए जाने की मांग की संघ की है। राज्य सरकार द्वारा कृषि का पहला बजट इस बार विधानसभा में पेश हो रहा है और इस बजट में कृषि अधिकारियों की मांगों के लिए आज पूरे राजस्थान में राज्य सरकार के नाम ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें पहली मांग ये है कि प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे साइबर से कृषि का कार्यालय होना चाहिए ताकि कृषकों को सुविधाएं आसान और सुगम हो सके। आज राजस्थान राज्य कृषि अधिकारी संघ की तरफ से पूरे राजस्थान में माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। इस बार जो है कृषि बजट जो अलग से पेश हो रहा है, आज इस संघ की ये डिमांड है कि पूरे राजस्थान में कृषि अधिकारियों का कृषि अनुसंधान अधिकारियों की तरह जो नेक्स्ट ग्रेड पे है वो 6400 किया जाए। इसके अलावा जो है प्रत्येक क्लस्टर पे, जैसा कि अभी हमारे बाकुलिया साहब बता रहे थे, प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर सहायक निदेशक कृषि कार्यालय जो है स्थापित किए जाएं। पूरे राजस्थान में सभी सहायक निदेशक कृषि कार्यालयों में समान जो है व्यवस्था लागू करते हुए 3-3 कृषि अधिकारियों को जो है पद स्थापित किया जाए ताकि कृषि से संबंधित जो कार्य है वो सुगमता से किया जा सके। क्योंकि कृषि अधिकारी एक बहुत महत्वपूर्ण पद है जिसमें आदान विक्रेताओं के यहाँ पे मॉनिटरिंग
तथा क्वालिटी कंट्रोल का कार्य किया जाता है। अतः प्रत्येक कृषि अधिकारी को एक सहायक के रूप में कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति जो है की जाए, ताकि कार्य को जो है आसानी के साथ संपादित किया जा सके। बेटी के साथ कहीं अन्यत्र चले जाने के बाद में घर से राशन सहित अन्य सामान चोरी कर ले जाने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंप अपनी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करने व बेटी वापस दिलवाने की मांग की। जानकारी के अनुसार कृष्ण लाल पुत्र चंदूराम निवासी टाउन ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2023 में हुई थी। उसकी पत्नी सावित्री पूर्व में गोपाल के साथ विवाहित थी, लेकिन पूर्व में उसे इसकी जानकारी नहीं दी गई। सावित्री की पहली शादी से 3 बच्चे हैं। अब उसके भी 3 बेटियां हैं। उसकी पत्नी सावित्री कुछ समय पहले उसकी एक लड़की के साथ लेकर अनिल कुमार पुत्र ताराचंद उर्फ सीताराम, गंगाजल खाती, राम कुमार, प्रभुराम सोनी निवासी नोहर, महेंद्र, राधेश्याम, जितेंद्र, लिश्मा, पूजा निवासी टाउन के साथ कहीं चली गई। अब वह अपने 2 बेटियों के साथ रहता है, उनका भरण पोषण कर रहा है। उसने अपनी पूंजी से सावित्री के नाम से मीरा नगरी में एक मकान लिया है, इसमें वे रह रहे हैं। सावित्री अब उसकी अनुपस्थिति में घर आकर राशन व अन्य सामान चोरी कर ले जाती है। इस संबंध में उसने टाउन पुलिस थाने में प्रार्थना पत्र सौंपा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। अब उसे पता चला है कि उसकी पत्नी ताराचंद के साथ रह रही है। कृष्णलाल ने सावित्री वगैरह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने व उसकी बेटी वापस दिलवाने की मांग की। पहले थाने में कार्रवाई की है सर, 2-3 बार थाने में लिख के दिया, थाने वाले ने कोई सुनवाई नहीं की है। और मेरी घरवाली आई आके घर का सामान उठा के ले गई, मेरी बच्चियों को बालकनी समिति में छोड़ के चली गई। घर का सामान सारा उठा के ले गई, उनके साथ में 8-10 आदमी थे, 2-3 औरतें थी, वो पूरा सामान उठा के ले गई और घर के ताला लगा दी। पुलिस ने हमारी कोई गौर नहीं की है सर अभी तक। SP साहब को लिखित में दिया है, खाने वाले कोई गौर नहीं करे, घर की मालिक नहीं है। कलेक्टर साहब के साथ मैं यही डिमांड करने आया हूँ, वो मकान है मैंने खरीदा है सर, मेरी 3 बच्चियाँ हैं, मेरी बच्चियों का नाम होना चाहिए, मेरी बच्चियों के रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए सर। मादक व नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने सोमवार रात अधेड़ उम्र के शख्स के कब्जे से 10 ग्राम हेरोइन बरामद की। साथ ही उसके पास से 10 मोबाइल फोन भी मिले हैं। पकड़े गए अधेड़ के खिलाफ पुलिस NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सारण ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करने के लिए उप निरीक्षक पूर्ण सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस टीम सोमवार रात्रि को गश्त करते हुए गांव ढालिया के पास पहुंची तो वहां संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक जने की तलाशी ली तो उसके पास 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई। साथ ही 10 मोबाइल फोन भी मिले। हेरोइन बरामद करने के अलावा 102 CRPC के तहत 10 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। मौके से आरोपी मोहम्मद सरवर उर्फ झल्लड़ निवासी वार्ड 14 गांव ढालिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच जंक्शन पुलिस थाना के उप निरीक्षक शैलेश चंद्र कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ कर स्मैक की खरीद फरोख्त के अलावा उसके हाथ इतने मोबाइल फोन रखने के कारण की पड़ताल की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अभियान चल रहा है, अभियान के दौरान थाना अधिकारी के निर्देशन में इलाका थाना डालिया गांव से मोहम्मद सरवर उर्फ झल्लड़ से 10 ग्राम स्मैक बरामद की गई। इसी दौरान उसके पास संदिग्ध 10 मोबाइल भी मिले, जिनको 102 CRPC में लिया गया और मुलजिम को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। अनुसंधान हेतु पत्रावली जंक्शन थाना में भिजवाई जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए टाउन के महात्मा गांधी जिला अस्पताल को प्रशासन आवश्यक बंदोबस्त करने में जुटा हुआ है। इसके तहत अस्पताल में 36 बेड का कोरोना वार्ड शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा 20 बेड का नया ICU भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। ICU में मशीनों को इंस्टॉल करने का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा जिला अस्पताल में 3 ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में है। चौथा प्लांट भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। प्रदीप पाल की खास खबर। कोरोना की दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन की कमी से हुई परेशानी को ध्यान में रखते हुए इस बार भर्ती होने वाले गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से 250 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाकर स्टॉक कर लिया गया है। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन के 4 प्लांट स्थापित किए जाने थे। इसमें से 3 प्लांट स्थापित हो चुके हैं। चौथा प्लांट भी स्थापित हो चुका है, लेकिन वह अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। उसमें कुछ कमियां हैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन शेष है। इसके अलावा अन्य तीनों प्लांटों को निरंतर उपयोग में लिया जा रहा है। खराबी आने पर तुरंत जयपुर से इंजीनियर को सूचना दे दी जाती है। इंजीनियर मौके पर आकर खराबी ठीक कर देते हैं।
जिला चिकित्सालय में ये जो तीसरी लहर की संभावना है उसको देखते हुए 4 प्लांट स्थापित किए जाने थे, जिसमें से 3 प्लांट स्थापित हो गए थे। चौथे का नगर पालिका वाला जो प्लांट था वो भी लग गया है, लेकिन वो भी हैंडेड ओवर नहीं हुआ है, उसमें कुछ कमियां हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन उसका बाकी है। और जो दूसरे प्लांट हैं उनको हम निरंतर उपयोग में ले रहे हैं 1 बाय 1 करके। तो कभी किसी में कोई खराबी आ जाती है तो तुरंत इंजीनियर को या पूर्व इन्फॉर्म कर दिया जाता है, वो आके उसको ठीक करते हैं। जैसे आज अभी DRDO का प्लांट चल रहा था जो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, अचानक उसके कंप्रेशर में कोई खराबी आ गई, तो हमने अभी तुरंत उनको मेल कर दिया है और उनकी हमारे पास सूचना आ गई है कि भाई हम इसको टेक केयर कर रहे हैं। पीएमओ डॉक्टर सैनी ने बताया कि अभी वर्तमान में जिला अस्पताल के पास कुल 268 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। तकरीबन काफी सिलेंडर भरवा लिए गए हैं। फिलहाल कोरोना रोगियों के लिए एक वार्ड शुरू कर दिया गया है। इसमें 36 बेड हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमित एक रोगी भर्ती है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस का संक्रमण दर तो काफी अधिक है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ कम है। लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वह चिंताजनक है, क्योंकि डेल्टा वायरस के समय एक दिन में हिंदुस्तान में करीब 1.5 से 2 लाख लोग संक्रमित हो रहे थे। उनमें से 20 से 25% मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे थे। इस कारण बेड की कमी हो गई थी। उस समय भी हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल में 36 बेड से कोरोना वार्ड शुरू किया गया था, जो अंत में 180 बेड तक ले जाना पड़ा। बेड में ऑक्सीजन सहित अन्य चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था कर दी गई है। 20 बेड के नए ICU के लिए RCML की ओर से आवश्यक संसाधन भिजवा दिए गए हैं। मशीनों को इंस्टॉल भी कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ कार्य शेष है। 8x8 मैनिफोल्ड लगाने के लिए कहा गया है। 2 दिन में मैनिफोल्ड लग जाएगा। मैनिफोल्ड लगने के बाद ICU में भी रोगी भर्ती किए जा सकेंगे। स्टाफ की कमी चल रही है, इसके लिए लगातार जिला कलेक्टर व CMHO के साथ समन्वय कर वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव और एहतियात के तौर पर जिला अस्पताल के स्टाफ को मास्क लगाकर रखने को कहा गया है। वहीं अस्पताल आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को मास्क लगाकर रखने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए अस्पताल में स्थापित पुलिस चौकी के कर्मियों के लिए की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन को हल्के में लेना आने वाले समय में भारी पड़ सकता है। कोरोना से बचाव के लिए भी मास्क भी एक तरह से वैक्सीन ही है। अभी जिला चिकित्सालय के पास 268 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। सिलेंडर हमने तकरीबन काफ़ी भरवा लिए हैं और एक वार्ड शुरू किया है अभी, जिसमें 36 बेड हैं। तो अभी एक रोगी भर्ती है। और इस समय जो ये जिस तरह का वायरस है ओमिक्रॉन, इसका संक्रमण दर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी इफेक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी कम है। लेकिन क्योंकि संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, जैसे पिछले ही जब डेल्टा के टाइम में जो प्रॉब्लम्स आई थी, उस समय तक क्या था कि भी जो भी 1.5 लाख तक हिंदुस्तान में 1.5 से 2 लाख प्रतिदिन आए थे और उसके 20 से 25% हमारे पास एडमिट हो रहे थे, तो बेड की कमी हो गई थी। तो जिला चिकित्सालय को उस समय भी 36 बेड से शुरू किया था और 180 बेड तक उसको ले गए थे। तो बेडों में ऑक्सीजन वगैरह का सब कर दिया है। अभी एक नई 20 बेड की जो ICU है वो RMCL द्वारा उसका सामान तो भेज दिया गया है, उसको इंस्टॉल भी कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से रविवार को जारी की गई गाइडलाइन में नगरीय क्षेत्र के स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद रखने और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को खुले रखने के आदेशों पर निजी स्कूल संचालकों ने सवाल खड़ा किया है। निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों की मांग है कि राज्य सरकार समान नीति लागू करे। टाउन के श्री राम मनोहर लोहिया स्कूल के संचालक सुरेश शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल खुले रखने व नगरीय क्षेत्र के स्कूल बंद रखने के आदेशों को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार को एक तरह के ही समान नियम लागू करने चाहिए। अगर शहरी क्षेत्र के स्कूल बंद है तो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल भी नहीं खुलने चाहिए। आदेशों में समान नीति लागू हो। सर, अभी राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय खुले रहेंगे और शहरी क्षेत्र के विद्यालय नगर निगम नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों को 30 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। तो ये जो है ये भी एक हास्यास्पद सी बात है। राज्य सरकार को एक तरह के ही नियम समान नियम लागू करने चाहिए। ग्रामीण शहरी सब एक साथ बंद करने चाहिए, यदि वो इसको सही ढंग से इसको चाहते हैं कि कोरोना की स्थिति रुके। तो
इसलिए हम चाहते हैं कि समान नीति हो राज्य सरकार की। राज्य सरकार ने कहा है कि 30 जनवरी तक नगर निगम नगर परिषद में स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन नीचे 2 नंबर जो पॉइंट है गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसमें उन्होंने कहा है कि विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थी 10वीं और 12वीं क्लास के, वो अपने डाउट क्लियर करने के लिए अपने अध्यापक से परामर्श के लिए मास्टर के साथ, डिस्टेंस के साथ और वैक्सीनेशन जिनके लगा हो वो विद्यालय में उपस्थित होकर और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी स्कूल में आते जाते रहते हैं। वहीं केजी पब्लिक स्कूल के संचालक अशोक सुथार ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र में निजी संस्थाएं बंद हैं। कक्षा 10वीं व 12वीं के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली, सिर्फ वे ही अपनी शंकाओं का समाधान करवाने के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए विद्यालय आ रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार से मांग की गई कि राज्य सरकार कम से कम बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए तो स्कूल संचालित करने की स्वीकृति प्रदान करें, ताकि विद्यार्थियों के परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। राज्य सरकार के द्वारा जो निजी शिक्षण संस्थाओं को आदेश दिए गए हैं कोविड को लेकर के, हमारी शिक्षण संस्थाएं पूर्णतया बंद है। केवल 10वीं और 12वीं को जो कोई डाउट्स क्लियर करने के लिए ही परमिशन दी गई है। उसके लिए भी मैं सभी शिक्षण संस्थाओं से अनुरोध करूंगा कि वे कोविड की पालना करते हुए और सभी बच्चों के 15 साल से 17 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण करवाने के पश्चात ही उनको डाउट्स के लिए स्कूल में बुलाएं, डाउट्स क्लियर करने के लिए। और मैं सरकार से ये निवेदन भी करूंगा कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों को छूट दी गई है, शहर में भी 10वीं और 12वीं के लिए तो कम से कम बोर्ड क्लासेस के लिए हमें छूट प्रदान करें, ताकि बच्चों के मार्क्स सही आ सकें। और हम सरकार के दिशा निर्देशों की पूरी तरह पालना कर रहे हैं और सभी संस्थाओं से भी निवेदन है कि वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और टीकाकरण को लेकर के अवेयर रहें, ताकि किसी सारे बच्चे सुरक्षित रहें। और अभी वक्त है ब्रेक का। कर्ज माफी करने में पेट्रोल डीजल के दाम घटाने व पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध करवाने सहित किसानों से जुड़ी 7 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के बैनर तले मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने जा रहे किसानों की संख्या अधिक होने के कारण पुलिस चाप्टे ने उन्हें जिला कलेक्ट्रेट की गेट पर ही रोक लिया। इस दौरान किसानों ने सांकेतिक प्रदर्शन भी किया। स्कूल के खेल मैदान में पानी की टंकी का निर्माण नहीं करने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत कोहला के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव कोहला के महात्मा गांधी अंग्रेजी राजकीय विद्यालय के सामने स्कूल का एकमात्र खेल मैदान है। ये खेल मैदान जयपुर रोड पर स्थित बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर भविष्य में गांव के बच्चों के लिए अनेक तरह के खेल मैदान बनाए जाने हैं, साथ ही खेल स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है। मामला सर अपने कोला ग्राम पंचायत का है कि स्कूल खेल मैदान से रिलेटिव है। वहाँ पंचायत अपने मतलब तानाशाही रवैये से जो एक डिग्गी प्रस्तावित हुई है ये गांव में बढ़ाने के लिए, उन लोगों ने क्या किया है, ये डिग्गी वाटर वर्क्स के बिल्कुल पास में है मैदान। उस मैदान के ऊपर इन्होंने बढ़ाने का मतलब प्रस्ताव पारित करवा लिया है पूर्ण रचित तथ्यों के हिसाब से। और उसके अंदर हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं भी ये टंकी यहाँ नहीं बने, क्योंकि पहले भी ग्राउंड के पास जगह कम है और इस ग्राउंड ने लगभग 10-12 जो गांव के बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर भेजा है अपने इस खेल के इस मैदान के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद में अब हमने पंचायत से बात की तो पंचायत बोल रही है भी यहाँ टंकी प्रस्तावित है और वो यहीं बनेगी और हम यहाँ बनाएंगे और हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन हनुमानगढ़ शाखा में मंगलवार को शाखा सभा का आयोजन किया गया।
साथ ही शाखा अध्यक्ष इकबाल सिंह बराड़ और उपाध्यक्ष जगदीश की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जोनल अध्यक्ष जयपुर अनिल व्यास और मंडल अध्यक्ष बीकानेर प्रमोद यादव भी मौजूद रहे। शाखा अध्यक्ष इकबाल सिंह बराड़ की सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वसम्मति से राजेंद्र सिंह बराड़ को सर्वसम्मति से नया शाखा अध्यक्ष चुना गया। यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड अनिल व्यास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड प्रमोद यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड इकबाल सिंह बराड़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड सुभाष मीणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्तमान में जो कोविड चल रहा है उसको लेकर के भी हम लोग बहुत सजगता के साथ में काम कर रहे हैं। आज भी हमने यहाँ पर लगभग 500 मास्क जो है हमने बांटने का काम किया है और आगे भी इस तरीके का काम हम लोग करते रहेंगे। ये हमारे मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा तो रेलवे को निजीकरण को लेकर के है। उसको हमने राष्ट्रीय स्तर पर, जोन स्तर पर, मंडल स्तर पर, शाखा स्तर पर, सभी जगह पर हम लोगों ने इन मुद्दों को, जो निजीकरण का मामला है, उसको हमने विरोध करने का काम किया। आज हमारे नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉय यूनियन बीकानेर मंडल की शाखा हनुमानगढ़ में, जो इनके शाखा के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह जी बराड़ और उपाध्यक्ष कॉमरेड जगदीश की सेवानिवृत्ति पर उनका विदाई सम्मान समारोह यहाँ शाखा में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे साथ मेरे बड़े भाई अनिल व्यास जो जोनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की और मुझे भी शाखा द्वारा इसमें बुलाया गया। मैं इन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ इकबाल सिंह जी बराड़ और जगदीश जी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कुशल क्षेम से रहेंगे और लेकिन साथ ही यूनियन के अंदर भी उसी तरह से रिटायरमेंट के बाद भी अपनी भागीदारी बनाकर रखेंगे। ऑफिस सुपरडेंट लोकल लॉबी हनुमानगढ़ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। लगभग 35 साल की रेल सेवा करके सेवानिवृत्त हुआ हूँ। पूर्व के 10 साल मंडल कार्यालय बीकानेर में नौकरी की है, उसके बाद यहाँ कैरेज और लोको में आए। तो हम सभी पुराने साथियों के साथ मेरे मंडल कार्यालय से बड़े अच्छे ही मधुर संबंध रहे हैं और मैंने यहाँ पे संगठन में एज ए शाखा अध्यक्ष लगभग 12 साल से काम किया है और सभी कर्मचारियों, उपराधिकारियों, हमारे संगठन के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मेरे बहुत ही मधुर संबंध रहे। तो श्री इकबाल सिंह बराड़ जी की जगह अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, जिसका कार्य मैं पूरी निष्ठा से करूँगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।